हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी, नर्सिंग और यहाँ पर टेक्निकल के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, यानी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो आराम से आप सारे क्वेश्चनों को देखें और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है, बताया जाता है, आप उसको विस्तार पूर्वक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इनके आधार पर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से घुमा के दिए जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्वेश्चन का एक ही रहता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, एक परमाणु का नाभिक धारण करता है, यानी आपसे पूछा गया है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे देखिए शुरुआत में हम बात करेंगे एटॉम की, यानी कि जो परमाणु होता है वो बेसिकली क्या है। आपको मालूम होगा दोस्तों, जो पदार्थ होता है यानी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, यानी परमाणु ही पदार्थ का सूक्ष्मतम या फिर आप कहें न्यूनतम या फिर आप कहें स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि अपने आप में स्टेबल होता है। आप ध्यान देंगे, स्टेबल होने का मतलब है यानी स्थायी होता है। यानी आप इससे नीचे जाएंगे, मान लीजिए आप एटॉम से नीचे जाते हैं, तो एटॉम के नीचे जो होते हैं उनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर आप इनको कहते हैं अवपरमाणु। अवपरमाणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, जो कि अपने आप में स्टेबल नहीं होते। यानी आप खाली इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो यहाँ पे ये भागता रहेगा, वैसे ही प्रोटॉन वैसे ही न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपने देखा जो छोटा कण होता है पदार्थ का, जो कि स्टेबल फॉर्म में होता है, आप उसी को परमाणु कहते हैं, यानी एटॉम कहते हैं। तो एटॉम का यदि आप शेप देखें तो मान लिया जाता है कि गोलाकार शेप का होता है लगभग, यानी स्फेरिकल इन शेप होता है, और बीच में एक बड़ा सा पोर्शन होता है जिसे आप पॉजिटिव यहाँ पर पोर्शन मान लेते हैं, और ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस, या फिर आप इसको कह लेते हैं दोस्तों नाभिक। तो नाभिक में क्या होते हैं, आपने देखा था 3 प्रकार के मुख्य अवपरमाणु होते हैं। तो नाभिक में इनमें से 2 अवपरमाणु यानी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें से प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। और चारों ओर से इनकी शैलें होती हैं दोस्तों, जो कि रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर शैलें होती हैं यानी क्लासें होती हैं, और इन शैलों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा तीनों चीज़ों को। और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम जो मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के पार्टिकल होते हैं। आपने देखा होगा यदि आप एटॉम का मास निकालते हैं तो एटॉमिक मास ए इक्वल टू ले लेते हैं आप Z प्लस N0, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर काउंट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्के पार्टिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यही पूछा गया है कि बताइए नाभिक में क्या होता है। अब इसी के आधार पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए शैलों में कौन से पार्टिकल चक्कर लगाते हैं, या फिर इनमें चार्ज कैसे होता है, या मास नंबर क्या होता है। तो आप इनको सारे क्वेश्चनों को इसके आधार पर बता देंगे। यहाँ पर जो पूछा गया है आप यहाँ पर कह देंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या को कहते हैं। यानी आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ अ सोलवेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको सोलवेंट और सॉल्यूट को पहले समझना है। यदि आप एक विलयन को लें दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई वेसल लिया, पात्र लिया, और इस पर आपने कोई सॉल्यूशन यानी कोई विलयन ले लिया। विलयन के मेनली आपको मालूम होगा जो मेजर पार्ट होते हैं 2 होते हैं, जिनमें से छोटा वाला पोर्शन होता है सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट यानी कि विलेय आप इसको कहते हैं, और जो बड़ा पोर्शन होता है वो कहलाता है सोलवेंट। सोलवेंट यानी कि जो विलायक होता है। विलायक यानी कि दोस्तों घोलने वाला हो गया, और जो घुलने वाला होता है विलेय हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप चीनी और पानी का विलयन लें तो वहाँ पर आपको मालूम होगा जो वाटर है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो शुगर है यानी चीनी है कम मात्रा में होगी। तो यहाँ पर शुगर हो जाएगा विलेय और वाटर हो जाएगा विलायक। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या, यानी आपसे पूछा गया है सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट।
यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलयों की संख्या को क्या कहते हैं? आप इसको कह देते हैं दोस्तों मोलैलिटी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो विलयन होता है, विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन या फिर आप इसको कह देते हैं सांद्रता। सांद्रता कहने का मतलब है दोस्तों विलयन कितना ज़्यादा तीव्र है या फिर वो हल्का है। तो कंसंट्रेशन को मापने के लिए मेनली 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इनके आधार पर बार बार क्वेश्चन आते हैं, आप इनको नोट करेंगे। पहला आता है दोस्तों मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप मोलरता कह देते हैं। मोलरता आप ध्यान देंगे आर आएगा, और इसको आप कैपिटल एम के द्वारा दिखाते हैं, जो कि एम बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय बट्टे सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जो भी विलयन होगा दोस्तों वो काहे में आएगा, वो आपका लीटर में मापा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये एम है यानी मोलैरिटी है। वैसे आप बात करेंगे मोलैलिटी, जो कि दूसरी माप होती है कंसंट्रेशन को मापने की, दूसरी यहाँ पे यूनिट होती है मोलैलिटी। यहाँ पे लिटी आ जाएगा तो यहाँ पर आप स्मॉल एम का यूज़ करते हैं। आप इसको दोस्तों छोटे वाले एम के द्वारा दिखाते हैं, यानी स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बट्टे यहाँ पर आप ले लेंगे मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। आप ध्यान देंगे यहाँ पर सोलवेंट का मास किलोग्राम में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में है। तो दोनों में अंतर आपने देख लिया। तीसरा होता है दोस्तों नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी बार बार पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी में क्या है, इसको आप एन के द्वारा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप क्या ले लेते हैं दोस्तों, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और बट्टे कर लेते हैं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट को ले लेते हैं नॉर्मलता में, और दोनों में आपने देख लिया कि आप कैसे लेते हैं। तो आप यहाँ पे तीनों को ही याद रखेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप इसको कह देंगे मोलैलिटी यानी कि मोललता आप इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला दिखता है, तो ये आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक कण है, यानी आपसे पूछा गया है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुतायत क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रो नेगेटिव और दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इन दोनों के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब है वैद्युत ऋणात्मक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। और यहाँ पे पॉजिटिव कहने का मतलब है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, यहाँ पर डोनेट करेगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंडेंसी जिनकी होगी आप इसको कह देंगे मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी होती है फ्लोरीन में सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन यहाँ पर आपको मालूम होगा जो कि हैलोजन में आता है। तो फ्लोरीन दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक कण होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक करेंगे। यदि आपसे पॉजिटिव पूछा गया यानी वैद्युत धनात्मक पूछा गया कण, तो ये होता है दोस्तों पोटेशियम, यानी कि जो आपका पोटेशियम होता है ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है नेगेटिव वाला, तो आप फ्लोरीन में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर प्राप्त करने में प्रयुक्त धातु है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यदि आप लेंगे तो CuSO4 होगा। यहाँ से आपको यदि कॉपर को अलग करना है तो यहाँ पर आप आयरन मेटल का यूज़ कर लेते हैं। आयरन आपको मालूम होगा एक्टिव सीरीज में कॉपर के पहले आता है। तो यहाँ पे ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगी, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको FeSO4 मिलेगा, यानी आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ पे अलग मिल जाएगा। और ये दोस्तों आपका ब्राउन कलर का जो मिक्सचर होता है ये कॉपर आयरन सल्फेट का होता है, और कॉपर यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे, सी वाले में आयरन की रिएक्शन आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु कर्म का वह प्रक्रम जिसमें धातु संगलन अवस्था में प्राप्त होती है। यानी आपसे पूछा गया है
द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे इसको, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर देखिए दोस्तों 3 प्रोसेसें आती हैं जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस यानी आप इसको धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म की जो प्रक्रम है दोस्तों, जो प्रक्रियाएं हैं, ये मुख्यतया 3 प्रकार से यहाँ पर आता है, 3-4 प्रकार से, जिनमें से धातु कर्म कहने का मतलब है दोस्तों जब आप और लेते हैं, और यानी कि जब आप अयस्क को लेते हैं, तो आपको मालूम है अयस्क आपका इम्प्योरिटी फॉर्म होता है। जब आप इसको खानों से निकालते हैं तो यहाँ पे इसके पास में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ लगी रहती हैं, जिनको आप गैंग कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो इनको अलग करने के बाद आप एक धातु को प्राप्त करते हैं, मेटल को प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया को आप मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं या फिर आप धातु कर्म का प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी 3 प्रोसेसें बहुतायत पूछी जाती हैं। पहला आपका आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग को आप कह देते हैं भर्जन। दूसरा आता है कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन को आप कह देते हैं निस्तापन। निस्तापन। और तीसरी वाली जो प्रक्रिया आती है ये है स्मेल्टिंग। आप इसको गलन, संगलन कुछ भी कह सकते हैं या गालन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों तीनों प्रक्रियाओं में क्या डिफरेंस है, ध्यान देंगे। एक चीज़ कॉमन है तीनों में कि आप यहाँ पे इनको हाई टेम्परेचर तक, जो और होगा, और को आप हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे। अब देखिए पहली वाली प्रोसेस, यदि आप रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में आपको एक मेटल जो भी और होगा आपके पास में, और को आप लेंगे दोस्तों और आप इसको हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे। और ये टेम्परेचर आपका जो और होगा इसके मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है जहाँ पे धातु गलना शुरू हो जाती है। तो आप इसको मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी कंडीशन होती है, यहाँ पे आप एयर का यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर का यूज़ करते हैं। एयर के यहाँ पे बगल में आप लिख देंगे O2, यानी आप O2 का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको दोस्तों मेटल का ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है अलग हो जाती है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ले लें यहाँ पे ZnS, यानी मेटल का सल्फेट आपने लिया, सल्फाइड, तो यहाँ पर आप रिएक्शन करेंगे इसकी O2 के साथ में, यानी आपने एयर ले ली और इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर आपको ZnO मिलेगा और SO2 अलग हो जाएगा, यानी मेटल का ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। अब सेकंड वाली मेथड में आते हैं, कैल्सिलेशन में यानी निस्तापन में। यहाँ भी दोस्तों आप क्या करेंगे, जो और होगा, और को आप हाई टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक रखेंगे। यानी यहाँ भी आपको धातु को गलाना नहीं है, बल्कि उसके नीचे टेम्परेचर तक गर्म करना है, लेकिन यहाँ पर आप एयर का यूज़ नहीं करेंगे। तो यही डिफरेंस मेन यहाँ पर रोस्टिंग और कैल्सिलेशन में है कि यहाँ पर दोस्तों आप एयर की एब्सेंस में रिएक्शन को करेंगे या फिर लिमिटेड एयर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको मेटल का ऑक्साइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप रिएक्शन को लें, इनका खास तौर पर आप मेटल के कार्बोनेटों का यहाँ पर कैल्सिलेशन करते हैं। मान लीजिए आपने मैग्नीशियम का कार्बोनेट यहाँ पर लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और यहाँ पर आपने इसको गर्म किया, यहाँ पे एयर यूज़ नहीं करेंगे, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा और CO2 निकलेगी। तो यहाँ भी आपने देखा कि मेटल का ऑक्साइड आपको मिलता है। अब थर्ड वाली जो मेथड है, आप जिसको स्मेल्टिंग कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप गर्म करेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके ऊपर टेम्परेचर तक, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एक प्रकार से धातु को गला देंगे। तो गलाने के कारण ही आप इसको कह लेते हैं स्मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग से ही आपको मालूम हो रहा होगा। आप इसको गला देंगे तो यहाँ पर आपको जो मेटल मिलेगा, जो और मिलेगा, वो आपको फ्यूज्ड स्टेट में मिलेगा। फ्यूज्ड स्टेट कहने का मतलब है संगलित अवस्था में मिलेगा। संगलित अवस्था में मिलने के बाद में आप इसको प्योर करने के बाद इसका सॉलिडिफिकेशन यानी कि आप यहाँ पे इसका संगठन कर देते हैं, तो इससे आपको प्योर
मेडल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपने तीनों प्रोसेसों को देखा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन, आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका स्मेल्टिंग का क्वेश्चन है, यानी कि गालन का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे, ये आपकी स्मेल्टिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक धारण करता है, यानी आपसे पूछा गया है द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटॉम कंसिस्ट्स ऑफ। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस विशेष प्रकार का न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन आपको मालूम होगा दोस्तों हाइड्रोजन ही पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है, यानी आप कह सकते हैं ये सर्वाधिक हल्का या छोटा एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। यानी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे 1 होगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन यदि आप बात करें दोस्तों, न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे 0 होते हैं। आप इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकाल सकते हैं आपने देखा होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है, एटॉमिक मास भी एक ही होता है। यानी एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यदि आपका दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से न्यूट्रॉन निकालें आप यहाँ से N0 बराबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एटॉमिक मास 1 है माइनस एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर कह देंगे दोस्तों ओनली प्रोटॉन ही यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले में टिक करेंगे। और साथ में आपको ध्यान देना है जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स यानी कि जो समस्थानिक होते हैं, आपको मालूम होगा 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। तो प्रोटियम तो आपका यही वाला हो गया जहाँ पर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जो ड्यूटेरियम होता है दोस्तों वहाँ पर 1 न्यूट्रॉन होगा और जो ट्राइटियम होगा वहाँ पर 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। यदि आपको खाली हाइड्रोजन पूछा गया होगा तो वहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, एक ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ तक क्वेश्चनों को तैयार करें दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टॉपिकों को हम कवर करा दें क्वेश्चनों के आधार पर। तो लगातार बनी रहिएगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।